हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा। तो दोस्तों, आज मैं आपको चर्चा करने वाली हूं कुछ विशेष शब्दों पे, कुछ विशेष टॉपिक पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। पहला, परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब होता है बदलना, है ना, बदलाव। तो अब देख लेते हैं परिवर्तन होते हैं कितने। तो परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन पे बात कर लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ का केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। अब इससे क्या है दोस्तों, भौतिक अवस्था क्या होता है? केवल उसका रूप बदल जाता है, लेकिन उसका संगठन गुण नहीं बदलते हैं, वो सेम ही रहते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चीनी को हम जल में घोलते हैं, तो जब उसका स्वरूप तो बदल जाता है, हालांकि वो विलयन बन जाता है, लेकिन उसका गुण और संगठन नहीं बदलता है। उसका गुण है मीठा, मीठा होना, तो मीठा ही रहता है। तो इसी तरह क्या करता है, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बल्ब का जलना, है ना, बल्ब जलता है, बुझ जाता है ना, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल क्या होता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन, इस परिवर्तन में जानते हो दोस्तों, इसमें हर चीज बदल जाता है। संगठन, गुण और इसका जो परिवर्तन में रूप है, इसका सब बदल जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें नया पदार्थ ही बन जाता है। तो अब इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, है ना दोस्तों। जब मोमबत्ती देखते हैं कि जलती जलती रहती है ना, जलती है और लास्ट में क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो खत्म होने का मतलब ये तो नहीं कि पूरा खत्म हो गई, नहीं, उसके परिवर्तन हुए। उसमें क्या हुआ दोस्तों, वो जो परिवर्तन हुआ, वो जो बनता गया, नया पदार्थ बन गया, क्योंकि वो वाष्प बन के उड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के गैस वो निकल गया। यानी कि वो किस में परिवर्तन हुआ, गैस में। तो इसमें क्या हुआ, उसका रूप ही बदल गया। और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे दूध का दही बनना, है ना, दूध का दही में परिवर्तन। जैसे दूध पहले क्या होता है दोस्तों, दूध होता है, उसका स्वाद कुछ और ही होता है। और जब वो दही बन जाता है, तो उसका स्वाद क्या हो जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसका रूप भी बदल जाता है और उसके भार में भी परिवर्तन हो जाता है, संगठन भी बदल जाते हैं और गुण भी बदल जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या हुआ, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का गुण, संगठन और उसका स्वरूप सब बदल जाता है, यानी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को ऐसे परिवर्तन को कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या है अगला टॉपिक हमारा? प्रकाश अपघटन, है ना। तो अपघटन मतलब होता है टूटना या बिखरना, है ना दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश अपघटन। तो कोई पदार्थ यदि जब वो प्रकाश से अपघटित हो, प्रकाश से टूटे, तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन। दोस्तों, इसमें याद है कि सूर्य का प्रकाश से, है ना, प्राकृतिक प्रकाश से जब टूटती है, तो उसे कहते हैं हम प्रकाश अपघटन। इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं इसका 2AgCl, ठीक है। अब इस पे हम प्रकाश डालेंगे, किसका, सूर्य का। तो जब इस पे हम प्रकाश डालते हैं, सूर्य का प्रकाश, है ना दोस्तों, याद रहे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो जब हम इस पे सूर्य का प्रकाश डालते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, ये टूट जाता है ना। तो टूट के बनाता है 2Ag+Cl2, यानी क्लोराइड, है ना। अब ये बना दिया। तो दोस्तों, अब हमने जैसे बताया था कि सूर्य के प्रकाश से परिवर्तन, यानी सूर्य के प्रकाश से अपघटन होता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन। अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है ऊष्मीय अपघटन। तो अपघटन मतलब होता है टूटना, बिखरना। तो अब हम ऊष्मीय अपघटन क्या है, जब ऊष्मा पे हो, ऐसी अपघटन, है ना, ऐसा क्रिया जो ऊष्मा देने पर हो, जो ऊष्मा देने पे अपघटन हो, तो उसे कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, इसमें ऊष्मा देने पर अपघटन अभिक्रिया हो रही है, तो इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। चलिए इसका भी उदाहरण लेके हम समझते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इस पे ऊष्मा डालते हैं, यानी जब इसको गर्म करते हैं ना, ताप डालने पर, ताप देते हैं, तब ये किस में हो जाता है, टूट जाता है। किसमें ये टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में।
तो अब ये क्या है, टूटा तो ये भी, लेकिन ये किससे हुआ, उष्मा देने पे हुआ, तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं उष्मीय अपघटन। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विद्युत अपघटन। तो अब विद्युत अपघटन क्या है, अपघटन तो जाहिर सी बात है हम समझते आ रहे हैं, टूटना बिखरना है ना, अलग होना। तो अब विद्युत अपघटन, किसी पदार्थ में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करके क्रिया करें, है ना, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो अपघटन अभिक्रिया होती है तो उन्हें कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया, है ना। इसका भी उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों, इसका भी उदाहरण लेके हम समझते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो 2S2O है ना। तो इस पे जब हम क्या करते हैं, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, 2S2 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन में। अब यहाँ पर टूटा तो ये भी है ना, अपघटन तो इसमें हुआ, लेकिन ये किसके द्वारा हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करने से हुआ। तो इसीलिए विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो इसे नाम से ही लग रहा है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा को छोड़ने वाली अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा उसमें से निकलता है, मुक्त होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका N2 यानी नाइट्रोजन प्लस जैसे N2 क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन होता है, ऐसे हम ले लेते हैं 3H2। ये क्या होता है दोस्तों, यस क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो इस पे क्या है, इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा। ऊष्मा का क्या होगा दोस्तों, क्षेपी यानी ऊष्मा का छोड़ेगा, इसमें से क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। तो अब हम इस पे बात करते हैं, तो क्या बना इसमें, तो बना 2NH3 यानी कि अमोनिया बना, है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के क्या बना, अमोनिया बना। और ये क्या बता, और ये जो ऊष्मा निकलता है दोस्तों वो है तो 24.3 KCl, ये जो ऊष्मा निकला है ना दोस्तों। तो अब हम समझ गए हैं दोस्तों कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो आगे बात करते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे कि इसमें केवल क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, इसमें ऊष्मा की जरूरत होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है ना दोस्तों, हाइड्रोजन ले रहे हैं और ले रहे हैं आयोडीन। तो अब इसको लेके क्या बना है, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा की इसमें जरूरत है, ऊष्मा का इसमें हम क्या करेंगे, शोषण होगा इसमें, इस अभिक्रिया में। तो क्या बना 2H है ना। तो इसमें क्या हुआ, ऊष्मा का क्या हुआ, शोषण हुआ, क्या हुआ, ऊष्मा का शोषण हुआ। तो ये हुआ क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आक्सीकारक। तो हम बात कर लेते हैं आक्सीकारक की, है ना दोस्तों। तो आक्सीकारक की हम बात कर लेते हैं। तो आक्सीकारक की हम बात करते हैं दोस्तों। आक्सीकारक ये ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो आक्सीकारक क्या है दोस्तों, ये पदार्थ है जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसको भी एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2 आयोडीन हो गया प्लस Cl2, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो हम लिखते हैं 2Cl, इस पे आवेश आ गया धन, है ना, सॉरी ऋण आ गया आवेश, और प्लस आयोडीन की ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया, आक्सीकारक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो
तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना दोस्तों ये इसमें, तो इलेक्ट्रॉन कितना ग्रहण किया, 2। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो ऐसे अभिक्रिया ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं अपचायक की। अपचायक की, तो अपचायक क्या है, अपचायक भी ऐसी पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है जो अब ये क्या करता है, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी होता है, ये दे देता है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि ये त्यागता है, तो इसका भी उदाहरण लेके देख लेते हैं। जैसे आ गया 3Fe का 3 धन अवयव हो गया ना दोस्तों, और प्लस आयरन। अब इसमें क्या होगा, उष्मा का, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्यागेगा, है ना, त्यागेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या होगा, 2Fe2 प्लस I2। अब हम बात करते इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्यागा जा रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें। तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, अपचायक। तो इसमें भी क्या कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, अपचायक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ऑक्सीकारक और अपचायक समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है संतुलित रासायनिक समीकरण करना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण करना क्या होता है, तो हम बता दें आपको, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण हो, चाहे कोई सा भी हो, उसे जब भी हम संतुलित करेंगे तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोग किया जाता है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम ये है कि जितना अभिकारक पदार्थ का परमाणु होता है, उतना ही उत्पाद में भी उसका भी उतना ही परमाणु होता है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात अब ये भी कह सकते हैं कि ना तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ बनता है और ना ही पदार्थ का विनाश होता है, ना ही निर्माण होता है ना दोस्तों। तो अब हम इसका भी कोई उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट का, है ना। तो ये क्या हम बता रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोग कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाया, क्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे जिंक है ना, जिंक, यहाँ पर भी जिंक। तो जेड का पहले यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, तो जेड का यहाँ पे कितना परमाणु है दोस्तों, 1 है ना, अभिकारक है ना दोस्तों ये, और ये उत्पाद है। तो हमें देखना है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर है क्या। तो देख लेते हैं इसमें, जिंक का यहाँ पे क्या है, जेड जो है हमारा, इसका 1 परमाणु इधर भी है अभिकारक में भी, और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, 1 ही परमाणु है, यानी उत्पाद में भी 1 ही परमाणु है। अब हम बात करते हैं एन की, तो एन का भी यहाँ पर भी 1 है, और इधर भी देख लेते हैं यहाँ पर भी 1 है। तो दोस्तों ये तो बराबर है ना। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की इधर भी 2 है ना, और यहाँ पर भी 2 है हाइड्रोजन का अणु। अब बात करते हैं यस की, है ना, ऐसे यहाँ पे इसका भी अणु 1 है ना, और इसका भी अणु यहाँ पर भी ऐसे इसका भी 1 है। अब आते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के 4 अणु यहाँ पे है ना, और 4 अणु इसमें भी है, उत्पाद में भी। तो देखा ना दोस्तों कि इसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर आ रहा है। तो इसीलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो मैंने ये सारी चीजें बताई है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।